हाजिर हैं। और नाज़रीन, जब बात करें कश्मीर के हवाले से और एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में हम बारहा डिस्कशन करते हैं, वहाँ जारी इंसानियत सोज वाक़यात के बारे में बारहा डिस्कशन करते हैं, उस हवाले से अब नवाज शरीफ साहब जाएंगे और यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में जाकर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, भारतीय बर्बरियत से पर्दा उठाएंगे और साथ ही वहाँ जाके वो बातें करेंगे जिसके हवाले से हुर्रियत रहनुमाओं से भी जो कल मुलाकात की उन्होंने, उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने रखेंगे, आलमी बरादरी के सामने रखेंगे ताकि कोई ना कोई एक्शन लिया जा सके और कश्मीरियों के ऊपर जो मजालिम ढाए जा रहे हैं उनको किसी ना किसी तरीके से ईज ऑफ किया जा सके। लेकिन खबर यह भी है कि नरेंद्र मोदी साहब ये स्पीच सुनेंगे ही नहीं और स्पीच से पहले ही गायब हो जाएंगे और सुषमा स्वराज को लगा देंगे स्पीच सुनने पर और उसका जवाब देने पर एक दिन बाद, जो कि एक टाइम गेनिंग टैक्टिक भी हो सकता है कि टाइम गेन करके प्रॉपर आंसर लिया जाए। इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने पैनल का तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं तनवीर शहजाद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ तशरीफ फरमा है सैयद गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड है, सीनियर एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमें ज्वाइन करने का। सबसे पहले तनवीर साहब आपसे स्टार्ट करते हैं। नवाज शरीफ साहब की अमेरिका रवानगी, ठीक है, आज वहां जाके बात करना वो भी सही, पहले भी बात कर चुके हैं यूनाइटेड नेशंस में, वो भी हमें पता है, लेकिन इसको कंटिन्यूअस रखना ये भी तो इम्पोर्टेंट है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। और देखिए, बज़ाहिर तो ये बात इमरान खान की अपनी जगह पे दुरुस्त है कि महज एक तकरीर के साथ कश्मीर का मसला हल नहीं होगा, लेकिन जब हम कोशिश करते हैं, जाते हैं, ये जनरल असम्बली का इजलास नहीं है, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बान की मून से भी मिलेंगे, आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे, साइड लाइन मीटिंग्स भी हैं, 2 कॉन्फ्रेंसेज हैं, उसके अंदर भी ये शिरकत हो रही है। 19 सितंबर से ये इजलास शुरू हो रहा है जनरल असम्बली का। गालिबन 21 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की तकरीर है और 22 को इंडिया की बारी है और इंडिया से इतलात ये आ रही हैं कि मोदी शायद नहीं जा सकेंगे, उनकी वज़ीर ख़ारजा उनके बिहाफ पे वहाँ तकरीर करेंगी और पाकिस्तान की बातों का जवाब देने का उनको वक्त मिल जाएगा। देखिए, जनरल असम्बली का इजलास एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब दुनिया में सूरत हाल बड़ी कशीदा है, महाजरीन का मसला है और कई जगहों पर अमन अमान के मसाइल हैं। इधर खिते में हम देखें तो 2 एटमी ताकतें तनाव का शिकार हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर एक कशीदगी है, अफ़गानिस्तान के साथ मामला हैं, कश्मीर का मामला बड़ा, इसलिए ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि इसमें एक पीस कॉन्फ्रेंस भी हो रही है। यहाँ पे ये जो आलमी लीडर्स हैं ये दुनिया के मसाइल के हल के लिए क्या तजावीज़ रखते हैं, किस तरह सोचते हैं, एक तो ये इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म जब वहाँ जाता है तो मेरा ख्याल है कि एक तो ताकत उन लफ्ज़ों में है जब वो जाके कश्मीर का मुकदमा रखेगा, लेकिन अगर हम अपने वज़ीर आज़म को डिसग्रेस करके भेजेंगे, इस मैसेज के साथ भेजेंगे कि ये सैर सपाटे के लिए जा रहा है, ये वहाँ पे खाने के लिए जा रहा है, ये वहाँ पे इसकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो ये अपने डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर को मुतनाज़ करके भेजना। और जब वो जनरल असम्बली में कश्मीर की ह्यूमन राइट्स जो वायलेशंस वहाँ हो रही हैं इंडिया में, उनको जब वो हाईलाइट कर रहा होगा तो हम उसके घर पे चढ़ाई कर रहे होंगे। वो तो वो मैंडेट के थ्रू है ना, मैंडेट के थ्रू आने की वजह से उनके पास एक प्रॉपर जवाब भी है तमाम चीजें सामने लेकर आने का। लेकिन गजनफर साहब, जब हम बात करते हैं अमन की, जब हम बात करते हैं दुनिया के अंदर अमन की, तो हालात तो हम देख रहे हैं सीरिया के अंदर क्या हो रहा है, मिडिल ईस्ट के अंदर क्या हो रहा है, अरब स्प्रिंग के बाद से अब तक के हालात बेहतर नहीं हो पाए, संभल नहीं पाए। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस का बनना और उसके बाद के तमाम चीजें, क्या फायदा हुआ यूनाइटेड नेशंस का जब कश्मीर का मसला नहीं हल हो रहा, पैलेस्टीन का मसला नहीं हल हो रहा, अरब का मसला नहीं हल हो रहा। अनिका, बहुत बहुत शुक्रिया। असल में आपने जिस चीज़ की तरफ पॉइंट आउट किया, यूएन जनरल असम्बली इजलास, आपको पता है 71st इजलास है, हर साल होता है। ये होना एक तरीक़ाकार से और उसका कंडक्ट हो जाना इम्पोर्टेंट नहीं है, बिकॉज एक रूटीन बन चुका है। सही। प्रॉब्लम ये है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली, यूनाइटेड नेशन की बजाय यूनाइटेड नेशन कॉरपोरेशन बन चुकी है। सही। और वो कॉरपोरेशन इसलिए बची है कि उसके अंदर फंडिंग आ गई है बड़े बड़े मुल्कों की। अमेरिका जो चाहता है वो उससे करा लेता है। अब इस दफ़ा का जो भी आप एजेंडा उठा के देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज, इससे लड़ना, इंटरनेशनल टेररिज्म, ये तमाम चीज़ें आपको वो एजेंडे पे नजर आएंगी। इंटरनेशनल टेररिज्म या टेररिज्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट बड़ा क्लोजली लिंक है। टेररिज्म के अंदर आप जाएंगे कि दुनिया में आपने जो पॉइंट आउट किया, सीरिया से अपना इराक से लेके सीरिया तक, पहले चिलकोट इंक्वायरी आई थी जो जिसने टोनी ब्लेयर के मुतालिक कहा था कि उसने जो कुछ किया इराक में वो नहीं था जो हकीकत थी, उसने झूठ बोला। उन्होंने ये भी कहा कि इनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मुकदमा, कोई वेपन
उसके बाद अब नई इंक्वायरी आई है जो लिबिया के बारे में आई है, जिसमें डेविड कैमरन को कहा गया कि डेविड कैमरन ने भी जो है वो गलत रीड किया और ओवर प्रपोज किया। अब ये लोग हैं जो, और उसके साथ जो ISIS की जब बात होती है तो एक रिकॉर्ड पे एक चीज रिकॉर्ड पे मौजूद है, उस चीज में कहते हैं कि जॉन मैकेन, हिलरी क्लिंटन और बाराक ओबामा ने ISIS को जो है वो खड़ा किया और कद्दाफी के खिलाफ लड़ाया। जॉन मैकेन ने ट्रिपोली में जाके सितंबर में इंटरव्यू दिया 2012 में गालिबा, उसने कहा कि ये जो कद्दाफी से लोग लड़ रहे हैं बाकी ये मेरे हीरो हैं। उसके बाद जहां अब सीरिया में जाते हैं तो सीरिया में अब ये एक अभी अमेरिकन ट्रेंड ब्रिगेड लड़ रहा है। $500 मिलियन का जो है वो स्पेशली UN व्हाइट हाउस ने सैंक्शन किया, जिसके जरिए हथियार इजिप्ट उठाए गए और वो जाके CIA ने डिलीवर। अब ये है बड़ी ताकतों का कैरेक्टर। और इतने बड़े बड़े मसले नहीं हल कर पाए तो कश्मीर के मसले की तरफ कब आएंगे? किसी जमाने में नॉन स्टेट एक्टर्स जो थे वो टेररिज्म किया करते थे। आज हालत ये आ गई है कि दुनिया की डेवलप्ड कौमें जो हैं, जो अपने आप को जमहूरियत का और ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहती हैं, वो लिटरल टेररिज्म में इन्वॉल्व है। वो दुनिया में टेररिज्म स्प्रेड कर रहे हैं, फिर जो UNO में जाके बोलते हैं कि जी हम टेररिज्म को कंट्रोल करें। अब आई बात, जैसे आपने पाकिस्तान में एक चीज, पाकिस्तान इंडिया के हवाले से, क्योंकि हम इस चीज को जो देखते हैं बुनियादी तौर पे आज जो हम देख रहे हैं वो हम देख रहे हैं नवाज शरीफ का जो खिताब होने जाना है कश्मीर के बारे में। अब इंडिया में एक फिलॉसफी है मोदी की जो बुनियादी तौर पे हिंदुत्व से इमर्ज करती है, और उस हिंदुत्व की फिलॉसफी में वो बड़ा क्लियरली कहते हैं कि ये दुनिया की जो मल्टीलेटरल सेटिंग्स है ना, मोदी ये बिलीव करता है कि मल्टीलेटरल सेटिंग्स इंडिया के लिए कोई प्रोडक्टिव नहीं है। इसलिए इसके अंदर उसने ये जोर दिया है कि मैं वो चीजें करूंगा जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से, इंडिया की अपनी ताकत है, जिसमें उसकी फॉरेन पॉलिसी के इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उसके बाद इकोनॉमी है, उसके बाद मेड इन इंडिया की पॉलिसी है। तो उसके लिए UN जनरल असेंबली की ये जो सेटिंग है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रखती। हालांकि बान की मून कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज में वो आते हैं, लेकिन उन्होंने एक फॉरेन पॉलिसी के पत्ते खेलते हैं। हमारे यहाँ तो कोई फॉरेन पॉलिसी, जो फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, सो वी डोंट हैव अ फॉरेन पॉलिसी। हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी को दो बंदों के दरमियान वो जो तराजू की वो नहीं होती है, उसके दरमियान एक पिंग पोंग बना के, और अभी तक बैलेंस नहीं है। वो अपनी बैलेंस, अब ये जो फॉरेन पॉलिसी, जैसे मैंने कहा हिंदुत्व में मल्टीलेटरल सेटिंग्स का कोई इशू नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें भी उन्होंने सोचा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने पहले अपना वो तमाम कार्ड खेल दिए हैं कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मिल लिए, कश्मीर का एजेंडा है, ह्यूमन राइट्स है, पाकिस्तान ने उसके ऊपर एक असूली मौक़िफ़ लिया हुआ है। वो जाके जब ये बातें करेंगे तो वो चाहते हैं कि ये सुन के इसका जवाब कौन दे। अब मोदी ने इसका जवाब देने के लिए, इससे पहले भी सुषमा स्वराज ने अगर याद हो तो एड्रेस किया था, तो उन्होंने कहा कि उन चीजों को काउंटर करने के लिए अब उन्हें सुषमा स्वराज पे जो आगे करना है। यानी इसका मतलब ये कि मोदी मतलब ये, मैं आपको इसको कंक्लूड ये करूं कि मोदी के लिए UN जनरल असेंबली, और इससे 2 दिन पहले उसने अफगानिस्तान के साथ माहिदा किया है और वहां पे उसने स्टेटमेंट दे दी है कि जी हम ज्वाइंट मिल के जो है पाकिस्तान को। अब ये तमाम चीजें वो हकीकतें हैं जो आप UN जनरल असेंबली से पहले ये पॉइंट आउट होनी चाहिए थी वेस्टर्न कैपिटल्स में, न सिर्फ ये कि अमेरिका में, बल्कि ये बताना चाहिए जो इंपॉर्टेंट है, बरतानिया हो गया या फ्रांस, कि जी ये चीजें हैं जो इंडिया पाकिस्तान में, तो आप इंटरनेशनल टेररिज्म को जब एड कर रहे हैं, मोदी जब इंटरनेशनल टेररिज्म की मदद कर रहा है, उसको वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, उसको वो ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, उसको तो आप बताइए कि तमाम चीजों की ये तो क्लियरली मोदी ने बता दिया ना, नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ये कह दिया UN जनरल असेंबली को कि हम आपकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है, आप लोग इतने इंपॉर्टेंट ही नहीं है कि मैं खुद बैठूं, मैं अपनी वजीर खारजा को बिठा देता हूं, वो सुन के जवाब भी दे देंगे, उसके बाद देखेंगे हमने क्या करना है। मैं आपको पहले एक वाकया सुनाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि क्या हम कशीदगी बढ़ाना चाहते हैं, जंग लगाना चाहते हैं, मसलों को हल करना चाहते हैं, या पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं। पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो आपकी हुकूमत का, आपके खारजा दफ्तर का और तर्ज अमल होगा। अगर आप अमन की तरफ आना चाहते हैं तो तर्ज अमल और होगा। जनरल परवेज मुशर्रफ का दौर था, बहुत शानदार ताल्लुकात इंडिया के साथ थे, मोहब्बतें और दोस्तियों के जेस्चर एक्सटेंड हो रहे थे, और यानी ऐसे लगता था कश्मीर का मसला हल होने के करीब है, और ये वज़ीर ख़ारजा ने कह भी दिया था। जनरल असम्बली का इजलास हुआ और मुशर्रफ हीरो थे उस वक़्त, उनको टाइम नहीं मिला कि अपनी वो तकरीर पढ़ सकें। एक सिफारतकार थे वहाँ, मुनीर अकरम साहब, जो एंटी इंडिया सिफारतकार हैं, जो कशीदगी के ऊपर बिलीव करते हैं, उस तरह से बढ़ाने की बात करते हैं। उन साहब ने तकरीर लिखी, और वो तकरीर इतनी एंटी इंडिया थी, एलिगेशंस थे, कि जब उसके बाद मुशर्रफ मिलने गए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर दीवार की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे। उन्हें खुर्शीद कुसैरी साहब ने पूछा, अपनी किताब में लिखा, उन्होंने कहा कि ये भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को क्या हुआ? उसने कहा हमसे आप दोस्ती की पींगे बढ़ा रहे हैं, आपने ये तकरीर क्या की? तब उसे अंदाज़ा हुआ
कि फॉरेन ऑफिस के अंदर भी एक धड़ा है जो एक खास एजेंडे के ऊपर काम करता है। बहुत से लोग पाकिस्तान में, इंडिया में नहीं चाहते कि इस खित्ते के लोग तरक्की करें, जहां गुर्बत का खात्मा हो, जहां स्टेबिलिटी आए और जहां पे जंगों पे, बारूद पे जो हम पैसे सर्फ कर रहे हैं ये लोगों की सेहत खुशहाली के लिए आए। देखिए बात ये है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा को कामयाबियां बाज़ केसेस में नहीं मिली, अक़वाम मुत्तहिदा का एक कंट्रीब्यूशन भी है। मेरी बात सुनिए, आलमी बरादरी ग्लोबल विलेज में ने जहां चाहा, मैं एक चीज ध्यान में रख, जब आप तमाम बातें करते हैं इस बैकग्राउंड, जहां चाहा उनको कामयाबी मिली। ईस्ट तैमूर एज एन एग्जांपल, बात आप आलमी बरादरी से हाथ मिलाए बगैर आइसोलेशन में रहते हुए अपनी मर्जी, देखो जो कहते हैं पंजाबी विच एक घड़े दा डड्डू हुंदा, एक समंदर दा डड्डू हुंदा। ये दुनिया समंदर है और हमने इस समंदर में अपने आप को देखना है, ठीक करना है और अपनी अपॉर्चुनिटीज तलाश करनी है। इसके साथ ही हमें ये भी देखना है कि आखिर कौन सा धड़ा है जो कि इस अमन को नहीं देखना चाह रहा। अमन की बात करें तो लगता है नरेंद्र मोदी साहब भी नहीं चाहते कि अमन हो, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान के अंदर हम लोग ये जिस तरह बारहा आर्मी चीफ भी कह चुके हैं, अमन चाहते हैं लेकिन बराबरी की सतह पर, बराबरी से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। और जिस तरह की कार्रवाई हो रही है भारत की जानिब से, बलूचिस्तान के बारे में बात की जाती है, अभी जो अफगान प्रीमियर गए हैं और वो भारत की जबान बोलते हुए नजर आए, वो भी हम लोगों ने देख लिया, सिर्फ $1 बिलियन के लिए वो ये तमाम बातें करते हुए नजर आए पाकिस्तान के खिलाफ। लेकिन वजीर आजम साहब जब जाएंगे वहां स्पीच करेंगे तो उनको बैकिंग होनी चाहिए, पाकिस्तान के पूरे कौम की बैकिंग होनी चाहिए, लेकिन पीटीआई की बैकिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इमरान खान साहब ने कुछ बयानात दिए, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा कि किस मुंह से वजीर आजम साहब जो हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे, जबकि पनामा के हवाले से उनका ऑलरेडी जो चेहरा मस्क हो चुका है। गजनफर साहब, जब पनामा की बात करें और कश्मीर के इशू की बात करें, देयर आर टू डिफरेंट इशूज। अगर वजीर आजम साहब पाकिस्तान का एक असूली मौक़िफ़ जाकर वहां पेश कर रहे हैं और पीछे से इस तरह की बातें की जाएंगी, तो उनकी स्टैंडिंग क्या वीक होगी या स्टैंडिंग वहीं की वहीं रहेगी? क्योंकि हमने पनामा की बात की है, तो पनामा पाकिस्तान के अंदर तो हुआ नहीं है, पनामा एक इंटरनेशनल इशू है। और पनामा के ऊपर जब हुआ है तो आपने देखा कि यूरोपियन यूनियन का एक स्पेशल इजलास हुआ पनामा के ऊपर, जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स कहे। उन्होंने कहा ये पनामा में जो है अंडर हैंड मनी आती है, उनका ये जो है गैर कानूनी कामों में इस्तेमाल होती है, इसका जो है सोर्स चेक करने की जरूरत है और हम इस पर स्ट्रिक्ट बायलॉज बनाएंगे। सही। अब इसके साथ पनामा जब हुआ तो इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में, पाकिस्तान में तो आप छोड़ देना, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में उन लोगों की तस्वीरें छपी जो पनामा में जिनकी ऑफशोर्स कंपनी थी, जो प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की तस्वीर भी थी, बल्कि एक टाइम्स में लेटेस्ट एक छपी थी जिसमें उन्होंने लिखा जी बिलियनर शरीफ के नीचे उन्होंने शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की तस्वीर भी लगाई हुई है और तमाम नीचे स्टोरी भी लिखी हुई है। तो अगर आप पाकिस्तान में बैठ के ये सोचते हैं कि बाहर जो 150 लीडर बैठे होंगे या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस में 120 जो लीडर बैठे होंगे, उनको पनामा के बारे में नहीं पता और वो नहीं जानते कि नवाज शरीफ का नाम उसमें किस तरह आया था एक्सक्यूज मी, या उसमें क्या डिटेल्स थी, तो ये हम वो कहते हैं ना आंखें बंद कर रहे हैं कि ये वहाँ लोगों को पता है। अब होता क्या है दुनिया में, होता ये कि डेविड कैमरॉन का जब नाम आया तो उसने अपने आप को न सिर्फ असेंबली में पेश किया, बल्कि उसने वहाँ से उसने कहा कि जी मैं अपने तमाम टैक्स रखो, बाकी आइसलैंड वगैरह। अब जब इसमें दुनिया किस तरह सोचती है, बाकी चीजें आप एक साइड पे रख दें, टेररिज्म दुनिया में चलता रहेगा, अमेरिका टेररिज्म को सपोर्ट, बाकी लोग सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि उनके इंटरेस्ट है, वो चाहते हैं कि कुछ स्टेट्स को वीक करें, कुछ स्टेट्स के बॉर्डर्स खत्म करें। और नॉम चॉम्स्की ने बहुत पहले कहा था, उसने ये कहा था, एक थीसिस दिया था कि आने वाले दिनों में सुपर पावर जो हैं ये दुनिया के जो छोटी स्टेट्स है ना, इनको रीजन्स में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो तो उन्होंने कहा, लेकिन ये जो चीज है इसमें जब आप कोई बात करते हैं तो इसमें बहुत जरूरी एक चीज होती है दुनिया के अंदर, वो होती है अखलाकियात। अगर बिल क्लिंटन गया था, वो इसलिए नहीं गया था कि उसका कोई चक्कर था, वो इसलिए गया था, वो कहते हैं कि उसने झूठ बोला था। अब जब यहाँ पे इस तरह आप खड़े होते हैं तो लोग उस इंप्रेशन से तो आपको देखें, अगर एक क्लीनर चीज हो तो वो है। लेकिन बाहर जहां तक आपने बात की कश्मीर के हवाले से या कश्मीर के मुद्दे के हवाले, कश्मीर के इशू के, वो जाके पेश करना जब किसी भी कंडीशन में हो या कोई भी बैकडोर चीज हो, वो मस्ट है आज के दौर में, क्योंकि कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे
नहीं है, जो उसकी दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। ठीक जो है। बात निकली है, देखिए तो गजनफर वो भाई, चीजें जो है वर्ल्ड लीडर्स के ध्यान में ये होगा ठीक कि है। ये शख्स जो कह रहा है इसका बैकग्राउंड लेकिन यहाँ तो टीओआर कमेटी 5 महीने से कुछ नहीं कर पाई। तनवीर साहब, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि टीओआर कमेटी जो गजनफर भाई बात कर रहे हैं, मुझे उनकी ओपिनियन की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो उनका ओपिनियन का जो शेड है वो उनका अपना है और उसकी कोई जस्टिफिकेशन हो सकती है। लेकिन नवाज शरीफ की अखलाकियात के ऊपर आपने इमरान खान की जजमेंट कबूल करनी है या कश्मीर के लोगों ने कश्मीर के इलेक्शन में जवाब देखिए आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली, लेकिन आप सिर्फ गुफ्तगू सुने तो सही, कम से कम दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू तो सुने। बात यह है नवाज शरीफ की अखलाकियात की गवाही 20 करोड़ अवाम ने नहीं दी, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन ने नहीं दी, बलदियाती इलेक्शन ने नहीं दी, कश्मीर के इलेक्शन ने नहीं दी, जिमनी इलेक्शन ने नहीं दी। और एक ऐसा इमरान खान जिसके बारे में राना सनाउल्लाह कहता है कि ये पाकिस्तान का डोनाल्ड ट्रंप है, कि भाई तुम इसलिए तुम कहते क्या हो कि करप्ट वजीर आजम जनरल असम्बली में जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी कैसे करेगा? क्यों करप्ट है जनाब? पनामा लीक्स में नाम आया। भाई ऑफशोर कंपनी तेरी नहीं है क्या? आपको पता नहीं अलीम खान क्या कर रहा है? आपको पता नहीं जहांगीर तरीन साहब के कर्जों की क्या स्टोरियां? जो आपके दाएं बाएं सारे लोग हैं, क्या सारे दूध के धरे हुए हैं? देखिए उन्होंने कहा क्या, आप इनकी बात सुने। उन्होंने ये कहा कि जनाब चेयरमैन FBR हर महीने 25 करोड़ रुपए दुबई भेजता है। भाई सबूत लेके आओ। आप एक सियासी जलसे के अंदर खड़े होके इल्जामात लगाते हो। मरियम नवाज शरीफ ने की गाड़ी ने टक्कर मार दी, वो बयान वापस ले लिया। पोस्ट डाली ट्वीट पे, वो बयान वापस ले लिया। लेकिन पैनामा लीक्स का मसला तो इमरान खान की है, ये बड़ी ये इनकी कोई वैलिड बातें नहीं है। देखिए बात ये है, अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर के मसले पे पेशरफ्त नहीं होगी। ये मातम करने का मुनासिब वक्त है ये बात करने का। जिस तरीके से इमरान खान इस विजिट को कंट्रोवर्शियल कर रहे हैं, जिस तरह के बयान दे रहे हैं, ये कोई बहुत अच्छी म्यारी बात नहीं है। स्टेट्समैन के तौर पर सोचना मसला जिस तरह से आलमी बरादरी का, वो इमरान खान साहब का क्रिएटेड नहीं है। वो ऑलरेडी सारी चीजें वेबसाइट के ऊपर ISIF के तमाम उसके ऊपर वेबसाइट के ऊपर मौजूद है। लेकिन मसले को उठाने का टाइम, जिस तरह तनवीर साहब ने कहा, क्या इसके बाद नहीं हो सकता था? क्या ये नहीं हो सकता था कि इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ जर्नलिस्ट, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की जो वेबसाइट का मसला है, ये बाद में भी उठा लिया जाता? उनके आने के बाद उठा रहे हैं, पहले तवातुर से उठा रहे हैं, बाद में उठा लेते हैं। मैं तो ये आपसे बात कर रहा हूँ कि जिस तरह इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो सियासतदान होते हैं, सियासी पार्टियाँ होती हैं, वो इवेंट्स को उस तरह देखती हैं। जैसे आपने देखा पाकिस्तान में भी उन्होंने राना सनाउल्लाह की मिसाल दी। मतलब मेरा ख्याल उनकी मिसाल जस्टिफाइड इसलिए नहीं है कि वो ऑलरेडी एक मुकदमे में नॉमिनेटेड है। वो तो मतलब उनके खिलाफ जो चीज़ है वो तो बहुत कम, स्टेट टेररिज्म या बाकी चीज़ें वो पता, तो वो इज़ नॉट अ क्रेडिबल पर्सन टू बी रेफर्ड टू। बाकी जो चीज़ें आपने देखा एक दूसरे के खिलाफ बयानात हैं, वो आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। हमारे यहाँ अगर इमरान खान कुछ कहेंगे तो वो बयान देंगे, कोई और कहेंगे तो इमरान खान बयान। मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर इंटरनेशनल इश्यूज़ की बात करते हैं, तो मैंने तो आपसे कहा कि ये टाइम है कि इस चीज़ को उठाया जाए और ख़ासतौर पे कश्मीर को उठाया जाए। और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ जाके अपना कश्मीर में जाके हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से मिले हैं। यानी उस हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लीडर से वो इसलिए मिले हैं कि जब बाहर जाएँ तो ये कॉन्फिडेंस या ये कंसेंशस लेके जाएँ कि जी मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ और वो कश्मीरी जो पाकिस्तान हो। तो यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दो डिबेट्स हो ही नहीं सकती कि ये टाइम है उस चीज को। अब पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स जो है उसके अंदर आप ये कहें कि एक शख्स को आप नलीफाई कर दें क्योंकि इमरान खान ये कह रहा है तो हर चीज गलत है, गवर्नमेंट जो कह रही है वो हर चीज ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपको नवाज शरीफ आपको इतने अगर आपको नहीं सर, अगर नवाज शरीफ के अंसार जो लोग बैठे हुए हैं, सर बात ये है अगर नवाज शरीफ की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो वो और मसला है। शक्ल की नहीं, अगर आपको उसका देखिए एक बंदा की बात है जो पाकिस्तान का वजीर आजम है, इलेक्टेड डेमोक्रेटिक प्राइम मिनिस्टर है और वोट लेके आया है, आप उस मैंडेट की तौहीन ना करें सर। आप ये जो कुछ चीजें ऐसी हैं जो जरूरी हैं। आपने जब तो बात कर रही है ना पॉलिटिकल स्क्वैबलिंग की, तो वो तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्क्वैबलिंग की बात कर ले तो मैं दूसरे टॉपिक की तरफ लेकर